नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार जिंदगी के नए पायदान के साथ। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर बुधवार को शाम 7 बजे एक नई मेहमान के साथ मैं आप सभी के सामने आती हूँ। एक नए मेहमान की बात करते हैं, एक नए मेहमान के शख्सियत की बात करते हैं, उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं, उनके कृतित्व की बात करते हैं, उनके संघर्षों की बात करते हैं, उनके जीवन की खट्टी-मीठी बातों पर हम गौर करते हैं, उन पहलुओं पर गौर करते हैं। और आज एक नई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके बारे में जैसे कि हमेशा की तरह हम छोटा-सा परिचय देते हैं क्योंकि हमारी परंपरा रही है। हम परिचय देंगे तब आप जान पाएँगे कि हम किस शख्सियत की बात करें। दोस्तों, ये पहली ग़ज़लकारा महिला हैं, मतलब महिला ग़ज़लकारा जिनकी ग़ज़ल को स्नातकोत्तर के सिलेबस में शामिल किया गया है, इसलिए ये किरदार हमारे लिए ख़ास हैं। ये बहुत बड़ी बात है और अभी तक पुरुषों का जहाँ आधिपत्य था, पुरुषों का वर्चस्व था, वहाँ पर एक महिला को स्थान मिलता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए किरदार ज़िंदगी का हिस्सा है। जी हाँ, मैं डॉक्टर भावना की बात कर रही हूँ और डॉक्टर भावना के परिचय को जब मैं देख रही थी, पढ़ रही थी तो इतनी उम्दा महिला, इतनी सारी उनकी कृतियाँ और ग़ज़ल की एक से एक किताबें, उनसे हम शायरी भी सुनेंगे, ग़ज़ल भी सुनेंगे और पढ़ के ऐसा लग रहा था कि वाक़ई एक महिला जो घर के काम-काज भी सँभालती है, जो अपने पति की देखभाल करती है, अपने सास-ससुर की देखभाल करती है और अपने बच्चों को का लालन-पालन करती है, बच्चों को सँभालती है, उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी है। इतना कुछ करके इतनी सारी ग़ज़ल की किताबें आई हैं और इतनी उपलब्धियाँ। आइए मैं आपको उनकी उपलब्धियों के बारे में बताती हूँ, छोटा-सा उनका परिचय देती हूँ। इन्होंने एमएससी, पीएचडी रसायन शास्त्र से किया है और डीएनएचएल, एलएलबी भी किया है इन्होंने। और मज़े की बात आप ये देखें कि रसायन शास्त्र की विद्यार्थी ग़ज़लें भी लिखती हैं और हिंदी की प्राध्यापिका हैं। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और इनकी जो प्रकाशित कृतियाँ हैं, वो भी पढ़कर एक हैं, अक्स कोई तुम सा ग़ज़ल संग्रह, शब्दों की कीमत ग़ज़ल संग्रह, सपनों को मरने मत देना काव्य संग्रह, चुप्पियों के बीच ग़ज़ल संग्रह, मेरी माँ में बसी है ग़ज़ल संग्रह, धुंध में धूप धुंध में धूप। अभी जाड़े का मौसम है और कितनी सुंदर कितना बढ़िया ये सुनने में लगता है और कितना सुंदर ये अ, शीर्षक है कि धुंध में धूप। उसके अलावा हिंदी ग़ज़ल के बढ़ते आयाम आलोचना है इनकी। कसौटियों पर कृतियाँ, बदलते परिवेश में हिंदी ग़ज़ल, ये भी आलोचना है। हिंदी ग़ज़ल भाषा और मूल्यांकन, ये भी आलोचना है। और हमर लेहु तो तोहर दे हमर लेहु तोहर दे बज बज्जिका कविता संग्रह। जी। और रसायन शास्त्र से जैसे कि मैंने परिचय दिया, डॉक्टर भावना हैं और बिहार से आती हैं और मैंने हमेशा एक बात कही है कि बिहार की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है। बिहार की मिट्टी में बहुत प्रतिभा। मैं थोड़ा-सा सुधार करूँगी, भारत में बहुत प्रतिभा है और भारत की मिट्टी से जो भी प्रतिभा प्रस्फुटित होती है, वो दूर-दूर तक उसकी महक जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत सारी जो इनको पुरस्कार से इनको अलंकृत किया गया, उसमें सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, वो राजभाषा की ओर से महादेवी वर्मा पुरस्कार इनको प्राप्त है। और ये सबसे बड़ा पुरस्कार है मेरी नज़र में और वैसे भी बिहार राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी कविता और आलोचना क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंबिका प्रसाद दिव्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भोपाल राजभाषा पांडुलिपि
पुरस्कार दुष्यंत कुमार रजत स्मृति सम्मान। हिंदी गजल की बात अगर करें तो दुष्यंत कुमार जी का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। अपराजिता सम्मान, लिच्छवी महोत्सव सम्मान, तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना द्वारा उर्मिला कौल सम्मान, सृजन लोक युवा कविता सम्मान चेन्नई इत्यादि बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं। विशेष संपादन गीत गागर के युवा महिला गजल विशेषांक का संपादन आपने किया है। क्या उपलब्धियां मैं आपकी पढ़ूं, कितनी पढ़ूं, समय ऐसे ही उपलब्धियां पढ़ते पढ़ते बीत जाएगा। लेकिन अब हम इंतजार कराते हैं डॉक्टर भावना का। आप सभी इंतजार करें, स्टूडियो में मैं सीधे उन्हें आमंत्रित करती हूँ और उनका हम अभिनंदन करते हैं। भावना जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, आप शामिल बहुत-बहुत हुई, नमस्कार। स्वीकार किया, बहुत आभार। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने इस पटल पे मुझे मौका दिया। और विशेषकर वैभवी जी, आपके संचालन की मैं कायल रही हूँ, तो आज जो कार्यक्रम की शुरुआत है, मैं बैक स्टेज सब सुन रही थी। आपने इतना बढ़िया परिचय दिया, बहुत आभार आपका। और सबसे पहले मैं विश्व हिंदी दिवस पर सभी जो जितने लोग देख रहे हैं, जितने दर्शक देख रहे हैं, सबको मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगी, क्योंकि आज ही के दिन अ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अ, अपने हिंदी भाषा के विस्तार के लिए 10 जनवरी को ये दिवस मनाने का फैसला किया था और ये विश्व की तीसरी बड़ी भाषा के रूप में है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है और एशिया की प्रतिनिधि भाषा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है कि एशिया की प्रतिनिधि भाषा के दिन आज हम लोग मिल रहे हैं, तो वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा है। जी भावना जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे साथ आपको सुनने के लिए बहुत सारे महानुभाव जुड़े हैं। मैं सबका अभिनंदन करती हूँ, उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुन शर्मा सागर जी श्योपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ भाई साहब, स्वागत करती हूँ। और गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। राज दीवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अभिनंदन, स्वागत है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और पंकज खरे जी हमारे साथ जुड़े हुए, पंकज करण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्षमा चाहती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और जियाउर रहमान जाफरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सुंदर संदेश आपके लिए भेजा है कि डॉक्टर भावना के बिना हिंदी गजल का पूरा इतिहास नहीं लिखा जा सकता। वाह वाह, क्या बात है। एक बिहारी सब पर भारी, नहीं नहीं, अब हम भारतवासी हैं और अब हम बिहारी अपने आप को ना कहें तो सही रहेगा भाई साहब, और बिल्कुल सही कहा, हम ऐसा सोचते हैं। खैर भावना जी, जी। जैसे कि एक रसायन शास्त्र की जो आप विद्यार्थी रही और एकदम से एलएलबी तक पहुंची और उसके बाद फिर हिंदी में आ गई, ये सारी जो यात्रा है वो उस यात्रा तक हम जरूर पहुंचेंगे। लेकिन चूंकि जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम गुजारिश करते हैं हमारे जो मेहमान होते हैं कि वो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें कुछ बताएं। तो मैं चाहूंगी कि आप यहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, ये हमारी परंपरा रही है। बहुत अभिनंदन जी, है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद वैभवी जी। मैं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सबसे पहले मैं अपनी माता जी के बारे में बताना चाहूँगी कि वो हिंदी से एमए, पीएचडी थी और वो एक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पे कार्य कर चुकी थीं और अब वो नहीं है, 2-3 साल हो गए अब उनके गए हुए। तो उस कार्यक्रम में मुझे लग रहा है कि ये बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 2 अलग-अलग चीज़, माँ मेरी हिंदी से और पिताजी पुलिस विभाग में थे। दोनों का जो अलग-अलग रहना होता था, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी किस तरह की होती है, आप सभी जान रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी जो परवरिश हुई, बिल्कुल एक तरह से एकल माँ जिस तरह से अकेले ही उस समय में, जबकि आज तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, हमें बहुत सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन उस समय में वो उन्होंने इतनी शिक्षा अर्जित की और एक अच्छे पोस्ट तक गई और अकेले ही एक तरह से पिता से दूर रह के हम लोगों को की परवरिश की। तो ये तमाम चीज़ें जो संघर्ष की यात्रा है ना, वो मैंने अपनी माँ से सीखा है कि किस तरह से जीवन में संघर्ष किया जाता है। और
मेरे 2 भाई हैं और मैं एक बहन हूँ। मेरे दोनों भाई एक मुंबई में रहते हैं और एक जामनगर गुजरात में है। मेरे पति डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल कुमार उनका नाम है, वो सर्जन हैं। और हम लोग का एक हॉस्पिटल भी है जिसकी जिसकी मैं संचालिका हूँ। अपने कॉलेज के कार्य और तमाम साहित्य सेवा के बाद जो समय बचता है निश्चित रूप से हॉस्पिटल को भी देती हूँ। मेरी एक पुत्री है वो अभी मेडिकल की तैयारी कर रही है। उन्होंने 12th कर लिया है। तो इस तरह से मेरी एक पृष्ठभूमि है। सब अलग-अलग पृष्ठभूमि है। जी, तभी मैंने आपके परिचय में कहा था भावना जी कि एक महिला बहुत कुछ करती हैं और बहुत कुछ जी। करके बहुत कुछ करती है। तो वो बिल्कुल जी, आपने बताया कि किस तरीके से आप इतना सब कुछ सँभाल रही हैं और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अविनाश भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और एक ही गुज़ारिश करती हूँ, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। भावना जी, किसी महिला की ग़ज़ल या जी, कविता कविता तो होगी, लेकिन फिर भी मैं दोनों का ज़िक्र करूँगी क्योंकि किसी महिला के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपकी कविता या आपकी ग़ज़ल या आपकी कहानियाँ पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती है, वो भी स्नातकोत्तर के लिए। ये बड़ी बात है। ये जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है आप पहली महिला हैं, अगर मैं जी, गलत नहीं हूँ, पहली महिला जी, हैं जिनकी ग़ज़ल को पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक सुखद अनुभूति है। और यही विशेषता जो है आपको थोड़ा लोगों से बाकी लोगों से अलग करती है। ये ख़ास बात है आपके लिए और हेमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंकज जी बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। हेमा जी बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखती हैं? क्या वो मेहनत, जद्दोजहद क्योंकि जी, एक दिन में कुछ नहीं होता, सालों की जी, तपस्या तो जी। किस किस नज़र से आप इस बात को देखती हैं? क्या कभी दंभ से छाती चौड़ी होती है या कभी ऐसा लगता है कि नहीं अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है? क्या कहेंगी? जी, अब दंभ का तो सवाल ही नहीं उठता, वो अभी बहुत कुछ करना है और ग़ज़ल के क्षेत्र में हम सभी विद्यार्थी की तरह हैं और कविता मेरे ख़्याल से सबसे पहले मनुष्य होना सिखाती है, तो अगर हम मनुष्य नहीं बनते, तो फिर कविता का कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो किसी भी विधा की बात करें हम। तो शुरुआती दिनों की बात करूँ तो मैं ग़ज़लों के बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा संजीदा थी क्योंकि हम सभी, आप भी, हम भी, तमाम लोग अपने बचपन के दिनों को देखें तो ग़ज़ल का एक फैंटेसी में लगता लगता था कि ग़ज़ल सुनना, जगजीत सिंह को सुनना या उससे पहले तमाम लोगों को सुनते रहे हैं, उर्दू प्रोग्राम चलता था जब हम अपने बचपन में हुआ करते थे उस समय में। तो एक आकर्षण था हिंदी हिंदी ग़ज़ल के प्रति हम सबों के बीच में। तो मुझे लगता था कि आखिर ये लिखी कैसे जाती है, कैसे इसको समझा जाए? क्योंकि ये मुझे पता है कि ये उर्दू फ़ारसी उर्दू से होती हुई हमारे यहाँ की विधा नहीं है, ये बाहर से आई है, तो उसे मैं कैसे सीखूँ? वो मुझे हमेशा ही लगता था और ये चीज़ें मेरे ख़्याल से मेरे बचपन से लेके अब तक मतलब इतने वर्षों का जो फ़ासला है, वो एक-एक दिन में पढ़ के, समझ के तब जाके तय हुआ है, तब कुछ चीज़ें अर्जित हुई है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मैं बता दूँ कि पहले से लिखा तो ज़रूर करती थी, लेकिन मैं इसके अरूज को नहीं समझती थी। मात्रिक छंद में ग़ज़लें कहा करती थी, काफ़िया रदीफ़ का निर्वहन होता था। लेकिन बाद में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगी कि 2012 में मेरा पहला संग्रह अक्स कोई तुमसा आया, लेकिन वो मात्रिक छंद की ग़ज़लें हैं उसमें। और वो जब देश भर में गईं, वो किताबें, तो वहाँ से कुछ लोगों ने कहा कि अरे सब कुछ तो कथ्य बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बहर तो है नहीं। तो मैं थोड़ी-सी परेशान हुई कि ये सब कुछ तो मैं जानती हूँ, लेकिन बहर मुझसे नहीं हो रहा, अब कैसे होगा? तो मैं बहुत परेशान थी लगातार जितना कुछ इंटरनेट हो, उस समय तो बहुत कम इंटरनेट का चलन था, फिर भी मैं जितना समझ पाती थी, जिन लोगों से कॉन्टैक्ट हो पाता था, मैं समझने की कोशिश करती थी। फिर एक साहित्यकार ने मुझे बताया, गज़लकार ने कि आप दरवेश भारती जी से बात करो, वो हिंदी गज़ल के बहाने नाम की पत्रिका निकालते हैं, दिल्ली से ही नागलोई से। तो मैंने उनको फ़ोन किया और कुछ ग़ज़लें अपनी भेजी। फिर उनको लगा कि नहीं इसमें कुछ कमियाँ हैं, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है और
गज़ल की बारीकी को समझने के लिए उन्होंने बहुत सारे अंक भेजे। फिर मैं उसको बहुत पढ़ने लगी, मुझे समझ में आता था कि मैं अब नहीं कर पाऊँगी। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि अरे! ये सब कुछ केमिस्ट्री के बड़े-बड़े इक्वेशन तो सॉल्व हो सकते थे, लेकिन ये गज़ल के फ़ायलतून, फ़ायलतून व फ़ाइलून मेरे से नहीं होने वाला। मैं बहुत परेशान होती थी। इवन वो एक ऐसा वक़्त था कि मेरी बेटी उस समय जब नर्सरी में थी, वो भी फ़ाइलून, फ़ाइलून रटने लगती थी। तो एक अलग तरह का माहौल था। मेरे पति बोलते थे कि अरे तुम इतनी परेशान हो, इनको फ़ोन लगाती हो, उनको फ़ोन लगाती हो, आखिर क्यों? क्यों? जब जो आदमी मतलब केमिस्ट्री से पीएचडी है, उसके लिए ये बहर समझना इतना मुश्किल हो गया है। फिर मैं बहुत मेहनत की, मुझे लगा ये चैलेंज है, मुझे ज़रूर करना चाहिए और मैं करूँगी। फिर बहुत मेहनत के बाद से अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं उसकी मास्टर हूँ, लेकिन बहुत हद तक चीज़ों को समझने लगी। और वो धीरे-धीरे फिर मुझे लगा कि जो गज़ल की बात आते ही हम इश्किया शायरी की ही बात करते हैं। तो इश्क से अलग जो समकालीन कविता है, उसके तेवर को अगर हम अपनी गज़लों में पिरोएँगे, तो निश्चित रूप से ये गज़ल जो है वो जो आजकल की मुक्तछंद की कविताएँ लिखी जा रही है, उसकी तरह इसको और ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी क्योंकि ये इसमें एक बहर है, इसमें एक रिद्म है और गेयता है, संप्रेषण की क्षमता है, तमाम चीज़ें हैं। तो अगर हम मुक्तछंद से अलग हट के उन्हीं बातों को अगर छंद में कहेंगे, तो शायद हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे और अपनी बात को संप्रेषित कर पाएँगे। बस यही सोच कर के मैंने मुक्तछंद की जितनी चीज़ें थी क्योंकि मैं मुक्तछंद मेरा एक संग्रह आपने देखा होगा कि सपनों को मरने मत देना भी है। और मैं मुखचंद बहुत पहले से लिखती रही हूँ। मेरे ख़्याल से 92-93 में मेरी रचनाएँ कादम्बनी वग़ैरह में आती थी। तो वो उसका बैकग्राउंड मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने मुक्तिबोध से लेके तमाम लोगों को पढ़ा है। मुझे पता था कि कथ्य के स्तर पर किस तरह से बातें कहनी है। तो फिर मैं गज़ल में उनकी लय, बहर और छंद के अनुसार उन्हीं कथ्यों के साथ गज़ल कहना शुरू किया और तब मुझे लगता है कि इस तरह से मैं उस भीड़ से थोड़ा-सा अलग हटी। जो एक भीड़ गज़ल कह रही थी, उससे थोड़ा-सा मैंने अपना अलग रास्ता अपनाया। जी, जी, भावना जी देखिए भीड़ से अलग होना ही अपने आप में एक खूबी होती है और हमारे साथ डॉक्टर कौशल सोनी फरहत जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल है आपका। ये बहुत बड़े शायर हैं और जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे पटल से जुड़े जुड़े हैं और जी, जाफ़री जी लिख रहे हैं कि वो मंज़िल से पिछड़ता जा रहा है मगर फिर भी वो चलता जा रहा है। डॉक्टर भावना मुझे लगता है ये आपके शेरो शायरी को कोट कर रहे हैं। जी। और हाँ, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि गज़ल सुनना चाहेंगी, ज़रूर हम गज़ल भी सुनेंगे। एक गज़ल सुनाइए आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने फ़रमाइश की है और कौशल साहब ने लिखा है कि अच्छी परिचर्चा चल रही है, बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारे साथ एक और रेनू ठाकुर जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। पहली बार हमारे पटल से जुड़े हुए तमाम महानुभावों का हृदय से अभिनंदन है। हमारे पटल की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत-बहुत आपका स्वागत है। दरअसल देखिए भावना जी जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है, आप पहले चीज़ों को सीखते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम किचन में भी खाना पकाने की कोशिश करते हैं तो पहली रोटी टेढ़ी-मेढ़ी बिल्कुल जापान का और पूरी दुनिया का नक्शा तैयार हो जाता है। कभी जल जी, जाती है रोटी, कभी कच्ची रह जाती है, कभी आटा जी, गीला हो जाता है, कभी आटा पत्थर हो जाता है कि उससे बिल रोटी बिल भी नहीं पाती। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते हम एक शेप में रोटी को लेकर आते हैं और फिर वो रोटी एकदम इतनी मुलायम बनती है कि बस खा के आनंद आता है। तो उसी तरह जी। जो भी काम हम करते हैं उसमें इस तरह की बारीकियों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम चाहेंगे कि हमारे तमाम सुधियों की फ़रमाइश की ग़ज़ल आप सुनाएँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरे ख़्याल से ये गज़ल थोड़े पहले मैंने कही है, लेकिन फिर भी मैं इसे ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि जो वक़्त के हिसाब से ढलता चला गया जो वक़्त के हिसाब से ढलता चला गया, हर मोड़ पर वो आगे निकलता चला गया, हर मोड़ पर वो आगे निकलता चला गया। और ये शेर है कि जैसे कि मोम हूँ मैं वो, जलता हुआ दिया। जैसे कि मोम हूँ मैं वो, जलता हुआ दिया, वैसे मेरा वजूद पिघलता चला गया, वैसे मेरा वजूद पिघलता चला गया।
यूँ खुशबू उसकी आन बसी रूह में मेरी। यूँ खुशबू उसकी आन बसी रूह में मेरी, मेरा ही अक्स उसमें बदलता चला गया, मेरा ही अक्स उसमें बदलता चला गया। और ये बिंब देखिएगा कि जैसे कि मुँह में बच्चा कोई मिट्टी डाल ले, जैसे कि मुँह में बच्चा कोई मिट्टी डाल ले, ऐसे वो मुश्किलों को निगलता चला गया, ऐसे वो मुश्किलों को निगलता चला गया। और दिल में हज़ार जज़्बों की गठरी लिए हुए, दिल में हज़ार जज़्बों की गठरी लिए हुए, मैं लड़खड़ा पड़ी वो सँभलता चला गया, मैं लड़खड़ा पड़ी वो सँभलता चला गया। और ये शेर है कि उसके करीब जाके भी मैं छू नहीं सकूँ, उसके करीब जाके भी मैं छू नहीं सकूँ, वह दूर मुझसे इतना निकलता चला गया, वह दूर मुझसे इतना निकलता चला। जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, एक से एक शेर लाजवाब और सभी खुश हैं। सभी ने आपके सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि आपका अंदाज़े बयाँ बहुत काबिले तारीफ़ है। तो ये देखिए जो अशार होते हैं या फिर जो अच्छे शेर होते हैं, जब आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि प्रेज़ेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो प्रेज़ेंटेशन हुँ, आपका जितना अच्छा होगा, उतना जो आप कह रहे हो, वो बात लोगों तक पहुँचती है और दिल तक पहुँचती है। और सबके हुँ, दिमाग तक भी पहुँच रही है, दिल से दिमाग तक का रास्ता चल रहा है। क्या हुँ। तरन्नुम में भी आप गाती हैं गज़लें? नहीं, नहीं मैं तरन्नुम में नहीं नहीं कहती हूँ, मैं ऐसे ही गज़लें पाठ बढ़िया, करती हूँ। जी। बहुत बढ़िया। तो हुँ, लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई आपके अंदर? कब पहली निश्चित कविता रूप या से पहली कविता आपने कब लिखी? मेरे ख़्याल से पहली कविता 90 में मेरी प्रकाशित हुई थी पद्मगंधा में। वो शिवहर मेरी माँ शिवहर गर्ल्स हाई स्कूल में प्रधानाध्यापिका थी। वहाँ हमारे ही स्कूल के अंग्रेजी के एक सर थे, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी पद्मगंधा, वो अभी भी चल रही है पत्रिका। उसमें मेरी पहली रचना प्रकाशित हुई थी और वो मुक्तछंद की कविता थी। फिलहाल तो वो मुझे याद नहीं लेकिन चाँद को केंद्रित करके एक कविता थी। अ, तो इस तरह से पहली कविता मुक्तछंद की थी। जी, देखिए, मुझे लगता है कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर कलम उठाता है, तो जी, उसकी जो कविता होती है वो हमेशा मुखचंद की ही होती है, मेरा ये मानना है। हो सकता है जी। बहुत लोग मुझसे इत्तेफ़ाक ना रखें, लेकिन हुँ, ऐसा मुझे लगता है और खुशी झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशी जी अभिनंदन है, स्वागत है। तो लिखने की प्रेरणा क्या घर का वैसा माहौल था आपका? जी। या मेरी मेरी माँ जी, मैंने बताया कि मेरी माँ हिंदी की टीचर थीं, तो एक माहौल था बचपन से उन्होंने नंदन, पराग, गुड़िया, चंदा मामा जैसी तमाम पत्रिकाएँ, बाल भारती, ये हमारे घर में हर महीने इन पत्रिकाओं का आना था। वो ज़रूरी था मतलब मुझे हम लोगों को पढ़ना ही था इसमें, उसको उसको सॉल्व करना था, उनकी जो भी पहेलियाँ वगैरह आती थी इन इन चीज़ों को। तो और माँ भी लिखती थी, उनकी भी कविताएँ हैं, कुछ आलेख हैं, निबंध हैं, कहानी है। लेकिन वो ज़्यादा बज्जिका में काम की क्योंकि उस उनका जो शोध का विषय था बज्जिका लोक कथा साहित्य। बज्जिका हमारा लोकल लैंग्वेज है, जैसे आपका अंगिका हो या और कुछ हो, उस तरह से हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है वो बज्जिका है। तो तो माँ ने वज्जिका बज्जिका में कैसे बहुत काम बोलते किया है। हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कैसे बोलते हैं? जी, बज्जिका में जैसे हम लोग बोलते हैं कि गोड़ लगै छियो मतलब प्रणाम। गोड़ लगै छियो, मतलब प्रणाम करने के लिए गोड़ लगै छियो। और अहाँ के की हाल है? अहाँ ठीक छी न? मतलब वो छी चूँकि हम लोग दरभंगा से भी कनेक्टेड हैं, वैसे हती जो है वो प्योर बज्जिका के रूप में आता है, लेकिन वो कहते हैं कि ज ज जैसे-जैसे आपके आप जिस क्षेत्र के करीब होते हैं, आपकी भाषा में वो इनफिल्ट्रेशन होता है। ये तो थोड़ा-सा हम लोग जो बज्जिका मुज़फ्फरपुर और बज्जिका के साथ ये मैथिली थोड़ी-सी टच हो रही जी। है।
दरभंगा के टच हो रही है क्योंकि वो हमारा जो सीमा है, कहीं न कहीं वो सटा हुआ है, तो वो हो जाता है। वो कोस-कोस पे जो वाणी और पानी बदलने की बात है, वो भाषाओं में भी है। तो इस तरह से ये हो जाता है कि आप वहाँ के कुछ शब्द आत्मसात करें। ये स्वाभाविक है और ये होना भी चाहिए। भाषा के विस्तार के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता रखते हो। तो ये है, ये बज्जिका में भी है और मेरे ख़्याल से हिंदी में भी है कि वो तमाम भाषाओं को आत्मसात करती है, चाहे वो अंग्रेजी के शब्द हों या फिर उर्दू, फ़ारसी, अरबी या फिर संस्कृत तत्सम हो या देशज हो, ये मतलब ये भाषा का एक गुण होता है, जो कि जी, हमारी भाषा में भी है। जी, जी तो ये भावना जी निश्चित जैसे रूप कि से ये प्रेरणा माँ से मिली। जी जी, जैसे कि भाषा की बात हो रही है, बज्जिका की बात हो रही है या मगही की आप बात करो या मैथिली की बात करो या फिर हिंदी की हम बात करें। आजकल गज़लों में एक ख़ास बात ये देखी जा रही है कि अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जी। गज़लों में मैंने देखा ये एक नया प्रयोग है जिसमें अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहाँ तक जायज़ है ये? बिल्कुल जायज़ है, मैंने अभी कहा कि भाषा का वो गुण ही है कि वो अन्य अन्य भाषाओं को जब उर्दू, फ़ारसी में परहेज़ नहीं तो अंग्रेज़ी के शब्दों में क्यों परहेज़? अगर वो स्वतः रूप से आए, स्फूर्त रूप में आए, उसमें ज़बरदस्ती के शब्द नहीं लादे गए हों कि मैं अंग्रेज़ी के ज्ञान को यहाँ पे डाल रहा हूँ। जो हम बोलते हैं, अगर उस भाषा में अपनी बात रख रहे हैं, तो कविता कहीं कोई द्वीप तो है नहीं, वो हमारे समाज से ही निकल के आती है ना। तो वहाँ से अगर जिस तरह की भाषा का प्रयोग हम करते हैं, अगर वो गज़लों में या फिर कविता में भी आए, तो मेरे ख़्याल से ये कोई परहेज़ की चीज़ नहीं है, उसे आना ही चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है हमारे साथ सुनीता श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी का इस्तकबाल है, सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। हमारे पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। जुड़े रहिए, बने रहिए और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। भावना जी, जैसे कि आपने कहा कि प्रयोग लाज़मी है, जैसे-जैसे समय बदलता है, जैसे-जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो नए-नए प्रयोग होते हैं, कविताओं में भी होते हैं। मुक्तकों में भी प्रयोग हो रहे हैं, तो ग़ज़लों के शेरो शायरी में भी प्रयोग हो रहे हैं अंग्रेज़ी शब्द के या किसी और भाषा के शब्द के, तो ये कोई गुरेज़ की बात नहीं है, ये अच्छी बात है। चलिए, जी, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और ये हमारे लिए जानना ज़रूरी था क्योंकि आप एक विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो जो आप कहेंगी वो आने वाली पीढ़ी उसको समझेगी और उसको आत्मसात करेगी। एक दिन में कोई भी ना प्रख्यात होता है, ना विख्यात होता है, ना पुरस्कृत होता है। उसके पीछे की कड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे एक लगन होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है। एक महिला होने के नाते क्या जी। आपने कुछ संघर्ष किए यहाँ तक पहुँचने के लिए या कभी ऐसा लगा कि जो पुरुष वर्ग है मैं ख़ासकर पुरुष वर्ग का ज़िक्र यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि एक महिला ग़ज़लकार आप आगे बढ़ रही हैं। क्या कभी मनोबल तोड़ने की कोई बात हुई आपके साथ? या कभी किसी ने ये कहा तुमसे नहीं होगा रहने दो? ऐसा तो हमेशा ही होता है कि थोड़ा-सा अंडर एस्टिमेट किया जाता है महिलाओं को, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्हें लगता है कि अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी ने लिख दिया होगा। ये पता नहीं लिख दिया होगा और स्त्रियाँ इतनी कमज़ोर हैं, जबकि वो तमाम क्षेत्रों में मैं साहित्य की बात ही नहीं कर रही हूँ, जब वो हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, सीमा पे लड़ रही हैं। शिक्षिका के रूप में हेमा सिंह जुड़ी हैं, डॉक्टर पंकज कंठ प्रोफ़ेसर हैं, जाफ़री आज साहब वो प्रोफ़ेसर, उड़ा नहीं तमाम बड़े लोग कोई कोई उड़ा दिया होगा। हवाई बिल्कुल, जहाज़ बिल्कुल। कोई कोई उड़ा दिया उड़ा दिया हाँ, बिल्कुल वही वैसे ही जैसे कोई उड़ा दिया होगा। वो बस पुतली की तरह बैठी होंगी। अगर सत्ता में हैं, तो उन्हें इस तरह की चीज़ें होंगी कि अरे कोई होगा जो कर रहा होगा। अगर मुखिया सरपंच हैं, तो पति कर रहे होंगे, वो नहीं कर पाएँगी, उनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें हर स्त्री को झेलना होता है, मैं उसकी अपवाद कैसे हो सकती हूँ? मुझे भी इस तरह की चीज़ें झेलनी होती हैं हमेशा ही। लोगों को लगता है कि किसी ने किया होगा, किसी को ये भी लगता है कि मैं बड़े-बड़े आलेख लिखती हूँ, किसी ने लिखवा दिया होगा, डिक्टेट कर दिया होगा। अरे! ऐसे थोड़ी है अब आपके कई किताब आलोचना के आ गए, कितने लोग परमार्थी हैं कि सब पूरी की पूरी चीज़ें लिखा दे रहे हैं। आश्चर्य की बात है। ख़ैर, जो भी हो।
तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत है और एक स्त्री के लिए लेखन वाक़ई बहुत-बहुत मुश्किल काम है। आप पढ़ाई कर सकते हैं और तमाम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो लिखना जो होता है ना, आपके अंदर एक एक उबाल आता है और उस वक़्त लगता है कुछ अच्छा नहीं लगता। बस वो चीज़ें बाहर आ जाएँ। वो प्रसव पीड़ा की तरह है कि अगर बच्चा को निकलना है तो वो फिर वो जो छटपटाहट है बिल्कुल वही छटपटाहट जो है एक रचनाकार की छटपटाहट है। तो मुझे लगता है उस वक़्त लगता है कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए और आपको बिल्कुल नहीं समझ सकता वो कि एक स्त्री है तो उसे पहले खाना बनाना है, उसे चाय देनी है और तमाम तरह की चीज़ें करनी है। वो नहीं सोच सकता कि अभी इसके अंदर क्या उथल-पुथल चल रहा है, उसकी इसके अंदर किस तरह की परेशानी है, वो क्या लिखना चाह रही है, उसको एकांत नहीं दिया जा सकता। ये किसी भी घर में नहीं दिया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई एक महिला होगी जिन्हें इसलिए सिर्फ़ किया कि वो लेखक है उसे एक एकांत कमरा दे दो, अभी उसके गेस्ट उससे दूर रहें। नहीं, फ़ोन करके अभी वो लिखने बैठी हुई है। ऐसा दुनिया में कभी मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह के लोग होते होंगे। अब अकेले कोई जिसकी कोई ज़िंदगी नहीं, फैमिली लाइफ़ नहीं, हो सकता है उनके लिए सब कुछ है। लेकिन जिसकी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, परिवार लेकर के जो महिलाएँ चल रही हैं, उनको वहाँ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। मतलब अपने लेखन के लिए अपनी नींदों को त्यागना होता है। अब रात के 12 बजे के बाद बैठ के आप लिखें। मैं अक्सर वही काम करती हूँ कि देर रात जगती हूँ, क्योंकि सुबह मेरी एक गलत आदत है कि मैं सुबह जल्दी नहीं जग पाती, तो मैं देर रात ही लिखना पसंद करती हूँ और उस समय मुझे शांति भी लगती है। मुझे लगता है कि रात की जो नीरवता है ना, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। वो पूरी शांति, कोई नहीं हो और बस चुपचाप लिखो और अपने में खोने का आपको वक़्त मिलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो कोई लिखता नहीं है, कोई लिखवा ले जाता है किसी को। क्योंकि सोच समझ के ये गणित तो है नहीं कि इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जब हम बिल्कुल, लिखते हैं तो हम अपने आप में होते ही नहीं हैं। कोई और होता है, कुछ और चीज़ें होती हैं जो अंदर चलता है अंतर्मन में, अवचेतन में और वो तमाम चीज़ें बाहर आती हैं। तो बिल्कुल मुझे ये मैं एकदम अच्छे से कहना चाहूँगी कि स्त्रियों को बहुत दिक्कत है और कोई भी उसे समझते नहीं कि इस वक़्त उसके लेखन का समय है, उसके अंदर की छटपटाहट को बाहर आने का समय है, उसे कुछ समय दे दो कि वो कुछ लिखे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि संघर्ष के बाद ही जीत है। आपके जीवन में जितने ज़्यादा संघर्ष होंगे, उतना ज़्यादा लड़ने की एक जो प्रवृत्ति होती है ना, स्त्रियाँ स्वभाव से ही जुझारू होती हैं, उन्हें लड़ना पसंद है। कि उनको समय नहीं दिया जा रहा है, तो समय छीनना जानती हैं कि कहाँ किस तरह से अपने हिस्से का समय छीनूँ और वो काम तो कर ही लेती हैं जो उन्हें पसंद है। बस उसके पसंद की चीज़ होनी चाहिए। तो ये दिक्कत तो है। बिल्कुल, जी, भावना जी आपसे मैं अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ और कई बार ऐसा होता है कि अ, जब आपका मन होता है लिखने का तब आपके पास समय नहीं होता। बहुत सारी जी, चीज़ें होती हैं जैसा कि आपने कहा और जब आपके मन में अंतर्मन में कोई जैसे कोई 2 पंक्तियाँ चल रही हों और उस समय जी, अगर आपको पेपर या पेन ना मिले, तो एक अकुलाहट होती है कि वो चीज़ें फिर भूल जाएँगे या फिर वो जो जी, हमारे ज़हन से वो चीज़ें निकल जाएँगी, तो एक बेहतरीन चीज़ जो आने वाली है, वो शायद ना आ पाए। तो ये जी, हर उस महिला के साथ होता होगा, जैसा कि आपने कहा और जी, बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ़ इस पीड़ा से हम नहीं गुज़र रहे, बहुत सारी महिलाएँ जी, हैं, इस पीड़ा से जी, गुज़र रही हैं और ऐसा होना लाज़मी भी है क्योंकि जो अ, एक महिला है उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उन जी, ज़िम्मेदारियों को निभा कर ही थोड़ा-सा समय अपने लिए चुराना पड़ेगा और उस समय को चुरा कर हम कुछ कर सकते हैं। सतीश कुमार दीक्षित जी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। कुछ गज़ल हो जाए? बिल्कुल। एक गज़ल है कि किसी के ख्वाब में वह इस कदर तल्लीन लगती है किसी के ख्वाब में वह इस कदर तल्लीन लगती है, नदी वह गाँव वाली आजकल गमगीन लगती है, नदी वह गाँव वाली आजकल गमगीन लगती है। और कभी महलों की रानी थी, कभी महफ़िल की थी रौनक। कभी महलों की रानी थी, कभी महफ़िल की थी रौनक, ग़ज़ल निर्धन के कंधों पर ही अब आसीन लगती है। ग़ज़ल निर्धन के कंधों पर ही अब आसीन लगती है। और ये शेर है कि भरोसा है जिन्हें अपनी कठिन सी साधनाओं पर भरोसा है जिन्हें अपनी कठिन सी साधनाओं पर जुगारों की
कोई चर्चा उन्हें तौहीन लगती है, जुगारों की कोई चर्चा उन्हें तौहीन लगती है। और ये देखिए कि हमेशा घर की बहुओं में हज़ारों दोष होते हैं। हमेशा घर की बहुओं में हज़ारों दोष होते हैं, हमेशा अपनी बेटी ही हमें शालीन लगती है, हमेशा अपनी बेटी ही हमें शालीन लगती है। और देखें कि अमीरों को मुबारक हों, बड़े सोफ़े, नरम गद्दे। अमीरों को मुबारक हों, बड़े सोफ़े, नरम गद्दे, हमारी ये चटाई ही हमें कालीन लगती है, हमारी ये चटाई ही हमें कालीन लगती है। और देखिए कि अकड़ कुछ ऐसी दौलत की, लगे हर शै बिकाऊ है। अकड़ कुछ ऐसी दौलत की, लगे हर शै बिकाऊ है, हमें दुनिया की नीयत तो अलोपी दीन लगती है, हमें दुनिया की नीयत तो अलोपी दीन लगती है। जी, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है! अब वाह-वाह की झड़ियाँ लग गई हैं और देखिए भावना जी एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, हमारी जी, हमेशा से यही कोशिश होती है कि जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए बाहर लेकर आएँ और कभी-कभी इस बात का गुमान भी होता है कि हमने कुछ ऐसा काम किया है, ऐसे नगीनों को हमने तलाशा है और उस नगीने को हमने अपने पटल के माध्यम से सहेज कर रखा है। एक रिश्ता हमने बनाया है उन तमाम किरदारों से और वो रिश्ता आज तक कायम है। ये भी एक ईश्वर की कृपा है कि धीरे-धीरे मोती में नगीने हम पिरोते रहते हैं और एक खूबसूरत माला तैयार हो रही है। और जिस तरीके से आप पढ़ रही हैं इतनी नज़ाकत के साथ, वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है, बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद। विभा जी शायरी नहीं कहेंगी राजीव जी क्योंकि आज भावना जी की बारी है। तो भावना जी जो महिलाएँ हैं, ख़ासकर जो लड़कियाँ हैं, जो चाहती हुँ। हैं कि शेरो-शायरी के दौर में वो आएँ इस वक़्त तो आपको क्या लगता है किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उन्हें? देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो जो भी नए उम्र के लड़के हों, लड़कियाँ हों, वो सिर्फ़ वाहवाही के फेरे में ना फँसें, बल्कि मेहनत करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से चीज़ें कही जाती हैं और जो तरीका है, जो उसका फ़ॉर्मेट है, उसको जानने की अवश्य कोशिश करें। इससे होगा क्या कि कोई आपको मतलब ये नहीं कहेगा कि मैं लाओ कर देता हूँ या फिर मैं मतलब एक 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 जो डेविएशन जो हो सकता है, उससे वो बच जाएँगी। तो मुझे लगता है कि उनको खुद से पहले जिस चीज़ की हम बात करें, कविता की बात करें या कुछ भी है, तो पहले खूब पढ़ें। अगर गज़ल कहना है आपको तो खूब पढ़ें, बहुत सारे गज़लकारों को पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी गज़लकार को पढ़ें। आप आपको पढ़ने के लिए, आपको संस्कार अर्जित करने के लिए आपको उर्दू वालों को भी पढ़ना होगा। पहले से जो हमारे शायर हैं, पूर्ववर्ती शायर हैं, उन्हें पढ़ना होगा। उनके उनको पढ़ने से आप में कहन की एक बात आएगी, ये किस तरह से कहना है चीज़ों को और उसके जो बेसिक हैं, जो उसके जो व्याकरण हैं, अरूज हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गज़ल कोई भी गज़ल जब तक वो उसके व्याकरण, उसके अरूज की कसौटी पे खरी नहीं उतरती है, तो फिर वो गज़ल नहीं है, कविता तो है ही। कविता तो आप किसी भी फ़ॉर्म में कह सकते हैं। तो लेकिन गज़ल की कसौटी पे वो खरी नहीं उतरेगी, तो गज़ल हो ही नहीं सकती। तो पहली बात है कि आप उसके व्याकरण को ज़रूर समझें, ताकि आप गज़ल कह सकें। और जब आप व्याकरण समझ लेंगे, तो मेरे ख़्याल से फिर उसके कथ्य पे बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि कथ्य उसकी आत्मा है। अगर हम उसकी चीज़ों को कोई भी चीज़ सिर्फ़ बहर में कहें और उसमें कुछ तुक मिला के बात आगे बढ़ जाए, तो वो ठीक नहीं होती। मतलब उसका कोई दूर तक भविष्य नहीं है और मेरे ख़्याल से जो चीज़ें अगर रह नहीं जाएँगी, तो उस तरह से कागज़ को बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अंततः उसका कोई अर्थ नहीं होता है। आप कुछ नया कहने की कोशिश करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय को लिखता है जो भी रचनाकार है वो अपने समय का ही प्रतिनिधित्व करता है।
तो जो हमारे समय में जो घटित हो रहा है, हम आज खंजर की बात करें तो खंजर आज कहाँ है भई? वो तो है ही नहीं। तो जो है उसकी हम बात करेंगे, अब तो टेलीफ़ोन भी खत्म है, मोबाइल के युग में आ रहे हैं और व्हाट्सएप और फ़ेसबुक और ईमेल और चिट्ठियाँ अब कहाँ आएँगी, अब कौन भेजेगा चिट्ठी? तो हम समय के अनुसार बात करें ताकि आगे वाली पीढ़ी जब हम ना हो, तो हमें पढ़े तो ये समझे कि उस युग में ये चीज़ हो रहा था। हो सकता है कल कुछ और आ जाए, इज़ाद हो जाए किसी और चीज़ों की, तो वो चीज़ें आएँगी तो वो पीढ़ी वो लिखेगी, हम अपनी पीढ़ी की बात करेंगे कि हम जिस चीज़ से 2-4 होते हैं, जो समस्याएँ हमारे सामने हैं या जिस तरह हम जीते हैं या फिर हमारे आस-पास के लोग जीते हैं, उन चीज़ों को देखना होगा। उसमें नयापन ढूँढना होगा कि क्या चीज़ें नहीं कही गई हैं, उन बातों पर अपनी नज़र रखते हुए बात कहनी होगी। तो बस यही मेहनत करना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता और इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती, कहीं कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो उससे बचने के लिए खूब मेहनत करने पे मेरे ख्याल से ज़रूर कुछ न कुछ तो हासिल हो ही जाएगा। जी। बिल्कुल भावना जी, सही कहा आपने कि किसी भी सफलता के लिए या मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जल्दी-जल्दी पायदान पे चढ़ें। तो बजाय इसके हम थोड़ा आराम से चढ़ें क्योंकि जल्दी-जल्दी चढ़ने के चक्कर में हम कई बार ठोकर भी खाते हैं, कई बार हमें चोट भी लग जाती है, कई सही। बार हम गिर भी जाते हैं। तो इन सब जी, चीज़ों से बचने के लिए आराम-आराम से चलिए, आगे बढ़िए और जितनी मेहनत करेंगे उतना निखर के आएँगे। सोना जब तपता है तभी वो कुंदन होकर बिल्कुल। चमक के साथ बाहर निकलता है। बिल्कुल सही आपने कहा और बात हम कर रहे हैं कि जब आपको पहली बार ये पता चला कि आपकी जो ग़ज़ल है उसको किसी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो परिवार का और जो समाज है या जो आपके जानने वाले दोस्त हैं या आप स्वयं कैसा अनुभव रहा? मतलब वो जो अनुभूति होगी वो बहुत ख़ास होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों से आप उस अनुभूति को साझा करें। अ, वाक़ई वो बहुत अच्छा लगा था कि मैंने जो मेहनत की है शायद ऊपर वाले ने सुन ली और कुछ अच्छा हुआ है। बस एक एक अलग तरह की अनुभूति हुई थी, एक रोंगटे खड़े हो गए थे और मैंने सबसे पहले भगवान को शुक्रिया कहा था कि मुझ में मेहनत की क्षमता हमेशा भरना और कभी ये गर्व मत महसूस होने देना कि मेरे साथ जो भी हुआ है, वो सब मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और क्या कहूँ बस अच्छा लगा था। लेकिन घर में चूँकि ये सुनने के लिए मेरी माँ उस समय थी, लेकिन वो समझ नहीं सकती थी, बहुत बीमार थी। मैंने उन्हें कहा तो वो समझ नहीं पाईं कि क्या हुआ है। लेकिन वो सुन ली थी कि ऐसा कुछ हुआ है। बाकी घर में चूँकि मेरे पति जो चिकित्सक हैं, उनको इन तमाम चीज़ों के लिए कोई बहुत चीज़ नहीं दिखता है कि क्या हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि उन लोगों की ज़िंदगी अलग है। आप एक सर्जन से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो अगर चीज़ों को देखकर संवेदना रखेगा तो फिर वो सर्जरी नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा पेशेंट को दुःख रहा है, तो कभी वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो वो काम करते-करते इस तरह से हो जाते हैं उन लोगों की कि इन तमाम चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए एक साधारण-सी बात है कि है। मेरी बेटी को भी इन सब चीज़ों से पसंद लगता है, हो गया, कोई बात नहीं है। मतलब घर में इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि शायद मेरी मेहनत थोड़ा-सा तो रंग लाई है। जी। बिल्कुल, अब हल्की-फुल्की भाषा में हम कह सकते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। जी। तो ये सही बात है, तो कभी आपने जैसे आपके पति सर्जन हैं, तो कभी आपने उनकी सर्जरी को लेकर या डॉक्टरी को लेकर कोई गज़ल नहीं कही? डॉक्टर को लेके कोई गज़ल ये एक नहीं, इस तरह आइडिया से दे तो रही हूँ, कोई गज़ल ये मैं एक आइडिया दे रही हूँ, ज़रूर आगे का आइडिया है, सही बात है। तो मैं इस पे कोशिश ये करूँगी, हालाँकि मोमेंट्स मैं तो कभी-कभी जिस ओटी मोमेंट में से जाती हूँ और चीज़ों को देखती हूँ। जी। जी, जी, जी। क्योंकि ये हाँ, बात हल्की-फुल्की है लेकिन हल्की-फुल्की है नहीं। जिस तरीके से जी। आपने कहा कि उनकी अपनी एक दुनिया है और उस दुनिया में चीज़ें बहुत हल्की हो जाती हैं, लेकिन आप उ उन चीज़ों को लेकर आप ग़ज़ल कह सकती हैं, ये मेरा मशवरा है आपके लिए और मुझे लगता है जी, जल्दी जी। ही आपकी ग़ज़ल मुझ तक पहुँचेगी कि देखिए मैंने जी। कोशिश की है, बहुत बढ़िया। जी। और क्या सुनाना चाहती हैं आप? कोई ऐसी गज़ल? अच्छा वो पाठ्यक्रम में जो गज़ल आपकी है, मैं चाहूँगी कि वो हमारे दर्शकों को आप ज़रूर सुनाएँ। जी, मैं कोशिश करूँगी उसे सुनाने की, लेकिन पहले मैं ये सुनाऊँगी कि कौन कहता है कि हर हाल में कहना बेहतर।
कौन कहता है कि हर हाल में कहना बेहतर, वक्त जब ठीक नहीं मौन ही रहना बेहतर, वक्त जब ठीक नहीं, वक्त जब ठीक नहीं मौन ही रहना बेहतर। और पीठ आंधी की तरफ करके जो मुंह की खाई, पीठ आंधी की तरफ करके जो मुंह की खाई, सीना आंधी की तरफ करके है सहना बेहतर, सीना आंधी की तरफ करके है सहना बेहतर। और कुछ और शेर मैं कहना चाहूंगी, तुम्हें जब सारी दुनिया चाहिए थी, तुम्हें जब सारी दुनिया चाहिए थी, मेरी बिटिया को गुड़िया चाहिए थी, मेरी बिटिया को गुड़िया चाहिए थी। और देखिए आंचलिक, अभी जो तमाम भाषा की बात हो रही थी कि खटालों को था मतलब दूध से ही, खटालों को था मतलब दूध से ही, मगर गैया को बछिया चाहिए थी, मगर गैया को बछिया चाहिए थी। ये शेर बेसिकली मेरी बेटी हमेशा कहती है कि ये गायों के प्रति शोषण होता है, वो तो दूध जो है वो उसके बच्चे के लिए है और हम लोग पी लेते हैं, ये ठीक बात नहीं है, उसे उसके ही बच्चे को चाहिए था। तो ये मेरे दिमाग में उसी समय ये बात आई थी कि भई ये सही बात है कि खटालों मतलब जो खटाल खोलते हैं उनको जो भी मतलब हो, लेकिन गैया को तो बछिया से मतलब होता है कि वो जो दूध है वाक़ई उनके उनके बच्चों के लिए है। तो ये एक था। और मैं एक और गज़ल की चंद पंक्ति पढ़ना चाहूँगी कि मेरी माँ में बसी है शक्ल एक गुमनाम रानी की, मेरी माँ में बसी है शक्ल एक गुमनाम रानी की, कि जैसे झांकती एल्बम में हो तस्वीर नानी की, कि जैसे झांकती एल्बम में हो तस्वीर नानी की। और देखिए भला हम भागते फिरते कहाँ तक राजधानी में, भला हम भागते फिरते कहाँ तक राजधानी में, दिखे कुछ तो कहीं चिंता हमारे दाना पानी की, दिखे कुछ तो कहीं चिंता हमारे दाना पानी की। और देखिए समय की बाह में जिसको नहीं हम बांध पाएंगे, समय की बाह में जिसको नहीं हम बांध पाएंगे, सियासत कर रही है फिक्र वैसी आग पानी की, सियासत कर रही है फिक्र वैसी आग पानी की। और ये शेर देखिए विशेषकर कि कभी सूखे हुए फूलों से उनका दर्द तो पूछो, कभी सूखे हुए फूलों से उनका दर्द तो पूछो, हमेशा बात करते हो महकती रात रानी की, हमेशा बात करते हो महकती रात रानी की। और ये देखिए कि मुहावरों का प्रयोग किस तरह से होता है कि गजब वे लोग हैं जो जड़ में मट्ठा डालने बैठे, गजब वे लोग हैं जो जड़ में मट्ठा डालने बैठे, हमें तो फिक्र है पल पल हमारी बागवानी की, हमें तो फिक्र है पल पल हमारी बागवानी की। जी धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है! एक से बढ़कर एक शेर, क्या बात है कहते-कहते हमारी जो ज़बान है वो थक गई है। और अरे वाह! डॉक्टर कौशल ने लिखा है अद्भुत, अतुलनीय, ये स्वयं गज़लकार हैं, तो गज़ल के मर्म को समझ रहे होंगे। और अविनाश भारती जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इनका भी संदेश आदरणीय भावना मैम का साहित्य और व्यक्तित्व दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। और सभी से एक ही गुज़ारिश है, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। भावना जी की भावना दूर-दूर तक पहुँचे, ऐसी कामना हम करते हैं। और चूँकि हम चाहते हैं कि जब भी हम किसी कार्यक्रम में किसी शख्सियत को लेकर आते हैं, तो उनके व्यक्ति से व्यक्तित्व तक की एक यात्रा होती है, उस यात्रा को हम नापने की कोशिश करते हैं। हालाँकि 1 घंटा में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमने बात कर ली। खूबसूरत गज़ल कही है आपने, और बहुत सुंदर तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि अदायगी के साथ। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहती हूँ। आपकी जो शेरो शायरी हुई है बहुत ही सलीके से। और जैसा कि आपने एक बात कही कि गहन कथ्य, इस पर आपने ज़ोर दिया। और आपने ये बात भी कही कि
जब हम पढ़ेंगे तो सलीका आएगा। सलीका इस तरीके से भी कि आप, जैसे हम मानव हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कितनी नज़ाकत है हमारे अंदर, हम कितने विचार रख सकते हैं, या कोई भी हमारे घर आए हैं तो हम उनका किस तरह से अभिनंदन कर सकते हैं। गज़ल बस यही है, सलीके से जी, पढ़िए, सलीके से लिखिए, सलीके से चीज़ों को आप एकत्रित कीजिए, और जो आपकी सोच है, उस सोच के दायरे को बढ़ाइए। बहुत बढ़िया। जी। और अ, क्या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जो आपको कभी भी, कहीं भी बैठे हुए याद आती है और आप एकदम से मुस्कुराने लगती हैं? हमारे साथ, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बात मुझे याद आती है और मैं एकदम से मुस्कुराने लगती हूँ। कई बार घर वाले कहते हैं, "पगला गई हो क्या?" तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? जी, बिल्कुल ये तो हमेशा ही होता है कि जब कुछ चीज़ें ऐसे घट जाती हैं, जब अकेले में ही अब ज़ोर-ज़ोर से मैं हँसने लगती हूँ और लोगों को लगता है कि अरे क्या हो गया? तो ये रचनाकार की अलग ही एक मेरे ख़्याल से वो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप कह सकते हैं कि उन्हें चीज़ों को जब जैसे ही अब कुछ भी ख़्याल आएगा तो वो उसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो मेरे ख़्याल से जब मैं बचपन में थी और 9th-10th में रही होंगी तो घंटी टीचर थी और सारे बच्चे जब घंटी टीचर होने पे उछल-कूद करते ही हैं। ब्लैक बोर्ड पे चॉक से जो लिखा जाता था उसको उस चॉक के जो डस्ट होते हैं उनको लेके और एक एक बच्ची ने मुझे बैठा दिया चेयर पे, चूँकि टीचर तो उस समय थी नहीं संस्कृत की घंटी थी। तो मुझे बढ़ाकर मूंछ बना रहे हैं सब गर्ल्स स्कूल था, तो इस तरह से कुछ हो रहा है। तब तक मैडम आ गईं संस्कृत वाली और उन्होंने सबको खड़ा किया फिर और मतलब 2-2 छड़ी तो सबको लगी ही और मैं एकदम से सहम गई थी। हालाँकि मैं अच्छी स्टूडेंट थी, क्लास में फर्स्ट आती थी, तो कभी मुझे पिटाई नहीं लगी थी, लेकिन उस टाइम मुझे भी पिटाई लगी क्योंकि मैं उस शैतानी का हिस्सा बनी थी और ऐसा अक्सर होता है, मुझे हँसना और खिलखिलाना पसंद है। मैं ढूँढ लेती हूँ कि कहाँ और कैसे अलग बात है कि अ, परेशान भी होती हूँ पिछले दिनों जब माँ नहीं रहीं, तो इसके बाद से मैं लगातार एक तरह से उसे अवसाद कह सकते हैं। मैं उस तरह से रहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी हँसने का बहाना ढूँढ लेती हूँ, भले ही ज़बरदस्ती का और ये चीज़ मेरी माँ में भी था। लोग कहते हैं कि माँ जब हँसती थी तो पूरे टोला जैसे वो मतलब आप मोहल्ला कहते हैं वो, पूरे टोला में उसकी हँसी गूँजती थी, वो बहुत हँसती थी। तो मुझे वो लगता है कि विरासत में मिली हुई है कि मैं खूब हँसती हूँ, खूब खिलखिलाती हूँ और लगता है कि मैं दर्द को इस हँसी से हटा सकती हूँ, तो हटा देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, हँसना मुझे बहुत पसंद है। मेरे ख़्याल से वो नैसर्गिक गुण है मनुष्य होने का, कोई जानवर हँस नहीं सकता, हम ही हँस सकते हैं। तो इस खूबसूरत चीज़ को हम क्यों हटाएँ? और चीज़ें जो हैं वो तो आएँगी ही जो संघर्ष है वो जीवन में तो है ही। उसमें अगर हम हँसी ढूँढ लें और उसको म कहते हैं कि आप उसको जीने का सलीका जिसको कहते हैं कि आप सीख लें तो निश्चित रूप से आप हँस ही पाएँगे और हँसना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा व्यायाम माना जाता है। तो मैं हँसती हूँ और एक चीज़ और मैं अभी जैसे कह रही थी अपने हस्बैंड के लिए कि ऐसा नहीं है कि वो मेरा साथ भी बहुत देते हैं। अगर कोई भी स्त्री कहीं जिस मुकाम पे जाती है, कहीं न कहीं पीछे उसका कोई सपोर्ट होता है, तो वो मना नहीं करते कभी भी मेरा, कि तुम ऐसा मत करो, ये कार्यक्रम अगर मैं अपने घर में ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो वो भले ही 10 मिनट के लिए ही अपने पेशेंट को रोक करके लेकिन उस कार्यक्रम में पहुँच जाते हैं। अब वो पूरा टाइम मैं कैसे उनसे ये कामना करूँ? क्योंकि ये खुद संवेदनशीलता की एक पराकाष्ठा होगी कि मैं पेशेंट को रोक कर के बोलूँ कि मेरे पति मेरे साथ बैठ के ये तो और मेरा कतई कार्यक्रम करना, देखें। ये तो जी, कतई वो करना नहीं नहीं कर है, सकते, किसी की कतई नहीं ज़िंदगी में करना चाहिए, लेकिन वो ज़रूर कुछ देर के लिए मेरे पास आते हैं और कार्यक्रम में शरीक होते हैं। तो ये बड़ी बात होगी या फिर मैं कहती हूँ मुझे बाहर ही कोई कार्यक्रम करना है तो ऑर्गेनाइज़ करते हैं या फिर मुझे कहीं जाना है तो गाड़ी, ड्राइवर एंड जो भी है, हर तरह की चीज़ें वो मुहैया कराते हैं, तो कहीं न कहीं एक सपोर्ट तो है। बिल्कुल तो सपोर्ट ये एक सिस्टम बड़ी बात होता है। है और होना चाहिए। कोई भी महिला जी, अगर ये कहे कि अपने दम पर मैं बाहर जा रही हूँ, तो वो जी। अपवाद में कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं, लेकिन जी, अमूमन क्या होता है कि एक ढाल हमेशा आपके बिल्कुल। पीछे खड़ी रहती जी, है, और जी, ये जी। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन। अ, ये जो सवाल है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके पति जो हैं वो मुझे लगता है कि बैकबोन की तरह हमारे लिए हैं। बिल्कुल। एक जी, हमारा जी। सिस्टम है जिसकी वजह से हम खड़े हैं।
तो तमाम बिल्कुल। पतियों का अभिनंदन करती हूँ जो अपनी पत्नियों का सहयोग करते हैं, इंक्लूडिंग जी, मी। जी। मेरे साथ भी ऐसा ही है कि बहुत जी, सपोर्ट मिलता है तभी मैं कुछ कर पाती हूँ। ये जी, तो ज़ाहिर-सी बात है और करना भी नहीं चाहिए अगर जिस फ़ील्ड में हैं, उनको जिस तरह से फ्रीडम है, हमें भी उस तरह से फ्रीडम है। तो जी। डॉक्टर साहब को डॉक्टरी करने दीजिए, पेशेंट को देखने दीजिए और आप अपनी बातें कहिए। जी। चलते-चलते क्या संदेश देना चाहती हैं आप? चलते-चलते मैं ये कहना चाहूँगी कि स इस युग में जबकि सब लोग अलग-अलग चीज़ों को देखते हैं, टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं, ऐसे में साहित्य साधना हम ऐसे ही लोगों के लिए एलियन हैं। तो हमें इस चीज़ को बचा के रखना है, हम एलियन ही सही लेकिन अपने साहित्य को नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुरू से बचपन से ही हम साहित्य पढ़ के ही हमारा हमारा जो नैतिक मूल्य है, वो उसमें जो भी हम अब समझते हैं, जो हमारी समझ है, वो सब साहित्य के द्वारा ही अर्जित होती है। बचपन से अगर हम दिनकर को नहीं पढ़े होते, हम पंत को नहीं पढ़े होते, निराला को नहीं पढ़े होते, महादेवी को नहीं पढ़े होते या उससे पहले कबीर, सूर को नहीं पढ़े होते तो शायद हमें ये ज्ञान नहीं आता। तो साहित्य हमें हमारे पौराणिक चीज़ों से भी जोड़ता है और हमें अब हमारे वर्तमान से भी जोड़ता है और हमें जो विकास होता है, जो मूल्यों का विकास होता है, कहीं न कहीं साहित्य के वजह से है। तो टेक्नोलॉजी के भीड़ में हम खुद को न खोने दें और साहित्य को बचा के रखें ताकि हम में संवेदना जीवित रहे, चीज़ों को समझने की का तरीका हो और तरीका हो, जो आत्महत्या जैसी घटनाएँ घटती हैं, अगर हम खुद को साहित्य से कोरिलेट करेंगे, पढ़ने में लोगों के संघर्ष को देखेंगे, तो कहीं न कहीं समझ पाएँगे कि हमारा संघर्ष तो बहुत छोटा है। कई लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करके हमारे आगे बढ़ते हैं, तो वो पढ़ने की जो आदत है, वो हमेशा रखें, ताकि हम अवसाद में जब भी जाएँ क्योंकि जिस तरह से भाग-दौड़ है भूमंडलीकरण का दौर है और पूरा पूरा विश्व जो है गाँव में तब्दील हो गया है, ऐसे वक़्त में हमें साहित्य ही है जो हमारा सच्चा मित्र है और उसके द्वारा हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो साहित्य को हम नहीं छोड़ें, साहित्य को हम जिएँ, वो हमारे जीने का माध्यम है। बहुत सुंदर जी। भावना जी, बहुत खूबसूरत संदेश आपका और बातचीत कैसे 1 घंटे में तब्दील हो गई और समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। बहुत सारे जी, प्रश्न और बहुत सारी बातें मन के अंदर ही रह गईं। ख़ैर कोई बात हुँ, नहीं, अगली बार हम कभी चर्चा करेंगे इस विषय पर और बहुत-बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया और अपनी ज़िंदगी की बातों को कुछ खट्टे-मीठे अनुभवों को आपने साझा किया। आपका बहुत-बहुत आभार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी तमाम जो सुधी श्रोता इस वक़्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डॉक्टर भावना की ग़ज़लों को आपने सुना। ग़ज़लें जो कहीं इन्होंने तहत में कहीं और दिल से कहीं बिल्कुल दिल से लेकर दिमाग तक इनकी जो भावना है, डॉक्टर भावना की भावना, वो ज़रूर पहुँच गई है। अगली बार नए शख़्सियत के साथ रूबरू होंगे और तमाम सुधी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन और हृदय से आभार आप सभी का। इसी तरह हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहिए। आप सब जुड़ते हैं, तो हमारा जो है संबल बढ़ता है और आपकी वजह से ही हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लगातार आज हमारा 77वाँ एपिसोड संपन्न हुआ सफलतापूर्वक और अगले हफ्ते 78 एपिसोड के साथ फिर आपसे रूबरू होंगी। एक बड़ा अंक, एक बड़ी जद्दोजहद, एक बड़ी मेहनत। सिर्फ़ आपके साथ की वाक़ई, वजह से, तो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अगली बार नया किरदार, लेकिन समय वही 7 बजे बुधवार। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।